हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ अर्थात क्षेत्राधिकार या उनका कार्य। तो आज राष्ट्रपति के हम क्षेत्राधिकार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद होता है और ये देश का पहला नागरिक भी होता है। और देश का सबसे बड़ा पद होने के कारण देश के सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास विद्यमान होता है। और इनके चुनाव की बात करें तो इनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसके सदस्य देश के सभी एमएलए और एमपी होते हैं। और इनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या इसका दूसरा नाम है एकल संक्रमणीय मजीद प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मीनिंग क्या है? देश में जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, इनका चुनाव जनता सीधा सीधा चुनता है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यही एमएलए और एमपी जब राष्ट्रपति को चुनता है तो ये अप्रत्यक्ष कहलाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है समानुपातिक मजीद प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। और इनके चुनाव में देश के सभी एमएलए और एमपी भाग लेते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति ने जिन जिन को नियुक्त किया है वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये जब चुन के आते हैं, निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्य अवधि कितना होता है? तो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले इनको कोई भी पद से नहीं हटा सकता, क्योंकि इनसे बड़ा कोई पद नहीं है जो इनसे ज़बरदस्ती हटाया जा सके इनको। लेकिन हाँ, ये शक्तियों का दुरुपयोग करे या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे तो इन पर महाभियोग प्रस्ताव लगाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया हूँ, उसमें समझा दिया हूँ। आप मेरे वीडियो के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, सबसे बड़ा पद होता है, तो देश की सारी शक्तियाँ उनके अंदर मौजूद होता है, उनके हाथों में होता है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है और इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं, जिससे राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का मुखिया रह जाता है। चलिए एक और बात समझ लेते हैं इसके बारे में। इनके शक्तियों का प्रयोग तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर ही देश का शासन व्यवस्था चलाता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति देश के शासन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वो अगर प्रधानमंत्री उनके शक्तियों का प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद उनके शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति से कोई जवाबदेही की उम्मीद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए हम इनके क्षेत्राधिकार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में सबसे पहले आता है कार्यपालिका से संबंधित क्षेत्राधिकार। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका में क्या करता है? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति का मुख्य काम सिर्फ नियुक्तियां करना होता है। इसमें कार्यपालिका में ज़्यादातर राष्ट्रपति सदस्यों को नियुक्ति ही करता है। जैसे कि अगर पहले पॉइंट बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति का मीनिंग क्या होता है? मंत्रियों का नियुक्ति का मतलब ये होता है कि ये देश में सबसे पहले लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का मतलब होता है कि देश में मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है पीएम के सलाह पर। तो इस तरह से मंत्रियों की नियुक्ति कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर ही इनके कार्य क्षेत्रों में भी बंटवारा कर सकता है, इनके विभागों में बंटवारा करता है। जैसे किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, किसी को विदेश मंत्री बना दिया गया, किसी को गृह मंत्री बना दिया। तो इस तरह से इनका बंटवारा किया जाता है और इनके विभागों में अदला बदली भी किया जा सकता है। और अगर
किसी को पद से हटाना हो तो प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी मंत्री को पद से भी हटाया जा सकता है। तो इस तरह से मंत्री की नियुक्ति किया जाता है। वहीं पे दूसरा पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने का मतलब क्या है? तो देश में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देश में जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और देश में जितने भी राज्यपाल हैं, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और फिर कैग के सदस्यों का नियुक्ति होता है और यूपीएससी के अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष का नियुक्ति। तो इनके सदस्यों और इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अन्य अधिकारियों वाला समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि सेनापतियों की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं होती है। 3 प्रकार की सेना, सबसे पहले जल सेना होता है, फिर थल सेना होता है और फिर वायु सेना होता है। ये तीनों सेना के एक एक सेनापति होता है। तीनों सेना के एक एक सेनापति होता है। इन तीनों सेनापतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति क्यों नियुक्त करता है? क्योंकि इन तीनों सेनापतियों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, सबसे बड़ा जो सेनापति होता है वो होता है खुद राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च सेनापति अर्थात राष्ट्रपति अपने से छोटे जो सेनापति हैं उनकी नियुक्ति करता है। और अगर देश के सेनापति है तो जाहिर सी बात है ये देश के किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति संधि कर सकता है। लेकिन शांति संधि करने के लिए और इसके साथ किसी के साथ युद्ध की घोषणा करने के लिए संसद से स्वीकृति लेना पड़ता है। अगर संसद ने स्वीकृति दिया तो ही वो ऐसा कर सकता है। चौथा पॉइंट है कार्यपालिका में राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति मतलब यहाँ पे राज्यपाल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राजदूतों का नियुक्ति। राजदूतों का नियुक्ति का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भारत है विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है तो ऐसे में उनको वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी करता है। और उसी प्रकार विदेशों से जब कोई राजदूत आता है तो राष्ट्रपति ही है उनके पहचान पत्र को स्वीकार करके और देश में ठहरने की अनुमति दे देता है, इजाज़त देता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति विदेशी सम्मेलनों में भाग लेता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से 4 पॉइंट हमने समझ लिए कार्यपालिका का। अगर हम देश के न्यायिक क्षेत्राधिकार के पढ़ ले तो न्यायिक में न्याय से संबंधित होगा सारे के सारे टॉपिक, तो समझ लेते हैं। तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो हमारे देश में वर्तमान समय सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश है, जिसमें 1 मुख्य और 30 अन्य न्यायाधीश है। अब इनकी जब भी नियुक्ति होता है तो राष्ट्रपति इन्हीं न्यायिक कर्मचारियों के सलाह पर नए सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है क्षमादान करना। जब न्यायाधीशों द्वारा किसी व्यक्ति को कठोर सजा दे दिया जाता है, जैसे किसी को फांसी की सजा दे दिया गया, तो ऐसे में राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है या किसी के उम्र कैद की जो सज़ा है उनको कुछ सालों की सज़ा में बदल सकता है, या जिसको कई सालों से सज़ा काटता आ रहा है और कुछ समय बचा हुआ है और उनका व्यवहार ठीक है उन कैदियों का, तो ऐसे में उसको पूरी तरह से आज़ाद भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। तो इस तरह से क्षमादान करने की शक्ति रखता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है परामर्श लेने का अधिकार। परामर्श लेने का अधिकार का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि राष्ट्रपति के पास अनेकों प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव संशोधन का हो सकता है,
वित्त का हो सकता है या साधारण या किसी अन्य प्रकार का प्रस्ताव हो सकता है। उस पर प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होता है कि वो किसी ऐसे प्रस्ताव को पेश न करे, पास न करे, लागू न करे देश में, जो देश के जनता के लिए, देश के संविधान के लिए खतरा हो। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति को इन मामलों में, कानूनी मामलों में जब सलाह की आवश्यकता पड़ता है तो देश के सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श मांग सकता है, सलाह ले सकता है। तीसरा क्षेत्राधिकार है राष्ट्रपति का वित्तीय क्षेत्राधिकार। इसको आप धन से संबंधित क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बजट पेश करने का, बजट पेश करवाना। बजट पेश करवाना इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति देश में हर साल बजट पेश किया जाता है आने वाले साल के लिए। मार्च के एंड में या मार्च में ये बजट पेश किया जाता है हर साल। और ये जब बजट पेश किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ताकि देश की जनता को जानकारी दिया जा सके कि जो आने वाला ये जो साल है, ये साल, उसमें किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है वो इसमें बताया जाता है। जैसे कि शिक्षा पर 3% खर्चा किया गया, स्वास्थ्य पे 4% खर्चा किया जाएगा, लोक कल्याण पे 5% पे खर्चा किया जाएगा, इसी की तरह मतलब सुरक्षा पे 30% का खर्चा किया जाएगा। तो इस तरह से देश की आय को बांट दिया जाता है कि हम इस साल किस क्षेत्र में हम कितना खर्च करने वाले हैं, वो इसमें बजट में बताया जाता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात, और हाँ, बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति ही स्वीकृति देता है, वो अनुमति देता है, वो कहता है कि बजट पेश कीजिए, तो तब वित्त मंत्री बजट पेश करता है। वहीं दूसरा पॉइंट की बात करें तो धन बिल आता है। धन बिल को वित्त बिल भी कह लो। तो धन बिल राष्ट्रपति के सलाह पर ही पेश किया जाता है। और धन बिल जब पेश किया जाता है तो ये क्यों किया जाता है, तो धन बिल जब पेश किया जाता है तो ये दो कारणों से किया जा सकता है। एक तो ये कि देश में टैक्स को घटाना या बढ़ाना हो, किसी प्रकार का टैक्स में परिवर्तन करना हो या नए टैक्स को ऐड करना हो किसी प्रकार के, तो इसलिए धन बिल लाया जा सकता है, ताकि देश की जो आय है, सरकार की जो आय है, उसमें वृद्धि हो सके। टैक्स ही द्वारा ये आता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है धन बिल पेश करने का कि वो देश में किसी प्रकार का खर्च करना चाहता है और खर्च करने के लिए संसद से पैसे की मांग किया जा रहा है, धन की मांग किया जा रहा है, तो खर्च करने के लिए धन बिल पेश किया जाता है कि हमें इतना पैसा दीजिए, हमें यहाँ पे कुछ खर्च करना है लोगों के कल्याण के लिए। तो मुख्यतः दो कारणों से धन बिल पेश किया जाता है। तो ये धन बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति से ही स्वीकृति लेना पड़ता है। राष्ट्रपति ही है जो वित्त मंत्री को कहता है, तो वो वित्त बिल पेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण से पहले मैं बता दूं, देश के जो धन है, देश के जो निधि है, धन का जो निधि है, भंडार है, निधि मतलब भंडार, तो देश के धन भंडार पर संसद का नियंत्रण होता है। लेकिन कुछ मामलों में, आकस्मिक मामलों में इस भंडार पर, देश के धन के भंडार पर राष्ट्रपति का थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। किस प्रकार से होता है तो मैं बताता हूँ। जैसे देश में अचानक किसी प्रकार की आपदा या आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और ऐसे में देश के किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में वहाँ पे खर्च करना बहुत आवश्यक है, बाढ़ के कारण या भूकंप के कारण। तो ऐसे में संसद से पैसे की डिमांड किया जाता है और इसके लिए धन बिल पेश किया जाता है। लेकिन संसद में स्वीकृति मिलने में कई बार देरी भी हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति संसद के स्वीकृति से पहले ही वो धन उस देश के भंडार से धन निकालकर और सरकार को दे सकता है, वहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार को दे सकता है राष्ट्रपति। तो ये ऐसा नहीं है कि जितना मांग करता है, संसद में 10 करोड़ की मांग कर रहा था धन बिल के अंदर कि हमें 10 करोड़ चाहिए और राष्ट्रपति ने संसद की अनुमति से पहले ही 10 करोड़ दे दिया, ऐसा नहीं है। संसद ने अनुमति दिया नहीं है तो उससे पहले ही राष्ट्रपति 2 करोड़ 3 करोड़ का पहले से ही वो अनुमति दे सकता है पैसे के लिए। और बाद में संसद से अनुमति तो मिल ही जाता है
देर सवेर थोड़ा कम आगे पीछे हो सकता है। 10 करोड़ मांगा था तो 8 करोड़ मिल जाए, लेकिन राष्ट्रपति बहुत कम देता है ताकि कम से कम टेम्परेरी काम हो सके। तो इसीलिए आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का भी नियंत्रण होता है। चौथा क्षेत्राधिकार है वैधानिक क्षेत्राधिकार। वैधानिक क्षेत्राधिकार मतलब कानूनी क्षेत्राधिकार, देख रहे होंगे आप। तो इसमें क्या करता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कानूनी क्षेत्राधिकार में कानून कौन बनाता है। तो कानून तो संसद बनाता है। तो जाहिर सी बात है ये संसद का गठन करता है। संसद का गठन करता है मतलब लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से संसद के गठन में कुछ भूमिका राष्ट्रपति का होता है। दूसरा कार्य क्या होता है, तो देखो भाई, राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को गठन किया है, अर्थात संसद को गठन किया है। और जिस चीज़ को गठन कर सकता है उसको भंग भी कर सकता है। तो इन दोनों को गठन कर रहा है राष्ट्रपति, तो दोनों को भंग कर सकता है। हाँ, एक को कर सकता है ये, क्योंकि ये परमानेंट सदन है। तो जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब इन्हीं लोकसभा और राज्यसभा में साधारण प्रस्ताव पर मतभेद हो जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठक बुलाता है, एक साथ अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। अब ऐसे में संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाता है दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने के लिए, तो लोकसभा के अध्यक्ष इस सदन का अध्यक्षता करता है और इस तरह से मतभेदों को सुलझा देता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। जब दोनों सदनों से प्रस्ताव जब पास हो जाता है, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके और अपना सहमति दे देता है। आपातकालीन शक्तियाँ, 5वां पॉइंट है। तो आपातकाल के बारे में तो जानते ही होंगे कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं और राष्ट्रपति जब भी कोई भी आपातकाल लगाता है, किसी भी प्रकार का आपातकाल, तो देश का जो पूरा शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है और राष्ट्रपति है वो अपने अनुसार देश के कार्यभार को चला सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, और राज्य सूची में भी कानून बनाने के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है आपातकाल के दौरान। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसी प्रकार के पूछताछ के लिए न्यायपालिका में नहीं बुलाया जा सकता है और राष्ट्रपति लोगों के अधिकारों का स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। और साथ ही इस तरह से आपातकालीन शक्तियाँ में राष्ट्रपति अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखा सकता है। तो इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो को आप जल्द से जल्द दे सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।